सेकेंड सेशन है सेकेंड यूनिट का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि एक इंटरेस्टिंग और एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो आज हम लोग बस सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड? इसमें से कौन सा एक डिमांड फोरकास्टिंग मेथड नहीं है? ठीक है, देखिए डिमांड फोरकास्टिंग मेथड कहाँ से आया? ठीक है, देखिए एक पढ़ाई जो है वो अगर आप सीरियल वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, हर चीज याद रहेगी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले पढ़ा था पर्सनल मैनेजमेंट, राइट। पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए, जो कि है एक डे टू डे ट्रांजैक्शनल एक्टिविटी ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मेंटेनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। उसके बाद आता है एचआरएम, जो कि हमें पढ़ना है इस यूनिट में, और इससे थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है एचआरडी। ठीक है, एचआरएम का एक प्रोसेस है एचआरपी। ठीक है, एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू हम एचआरएम के प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि कितने हमें डिजायर्ड मैन पावर चाहिए। ठीक है, जो करंट मैन पावर है उससे डिजायर्ड मैन पावर स्टेट हम कैसे पहुंचेंगे, ये बताता है एचआरपी। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि एचआरपी के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या स्टेप्स होते हैं एचआरपी के? एचआरपी के स्टेप्स होते हैं कि हम करंट मैन पावर हमारा क्या है, नहीं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे कंपनी का, कितना हमें मैन पावर रिक्रूट करना है। हमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारा एचआर डिपार्टमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितना मैन पावर चाहिए। व्हाट इज आवर फ्यूचर रिक्वायरमेंट, ये हम देखते हैं। फिर करंट रिक्वायरमेंट क्या है वो हम मेजर करते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं कि हाँ कितना डिमांड होगा। डिमांड विल बी फ्यूचर रिक्वायरमेंट माइनस करंट रिक्वायरमेंट, राइट। फिर डिमांड फोरकास्ट करते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट प्लान जनरेट करते हैं, और फिर रिक्रूटमेंट प्लान कैरी आउट करते हैं। दिस इज व्हाट द स्टेप्स ऑफ एचआरपीएस। ठीक है, कहानी की तरह आप देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसी एचआरपी के प्रोसेस में बीच में था डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, हमें डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो डिमांड को फोरकास्ट करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या तरीका है? तो डिमांड फोरकास्टिंग के इनफैक्ट देयर आर फोर मेन मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग विच आर, सबसे पहला मैनेजरियल जजमेंट, सेकेंड वर्क स्टडी टेक्निक, थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक, एंड फोर्थ वन इज व्हाट, डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक, इन सब तरीकों से हम क्या करते हैं, इन सब तरीकों से हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? डिमांड फोरकास्टिंग मतलब मैन पावर की कितनी ज्यादा डिमांड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, कितना मैन पावर का डिमांड है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इसको हम फोरकास्ट करते हैं। ठीक है, तो मार्कोव एनालिसिस जो है वो सप्लाई फोरकास्ट, ये सप्लाई फोरकास्ट में हेल्प करता है, हमेशा याद रखिए। मार्कोव इज फॉर सप्लाई फोरकास्टिंग, नॉट डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग और सप्लाई फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस होगा? क्या डिफरेंस होगा? डिमांड फोरकास्टिंग मतलब हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में करंटली 90 एम्प्लॉइज है, एंड व्हाट वी वांट, आवर दिस फ्यूचर प्लानिंग टेल्स अस टू हैव 100 एम्प्लॉइज, सो वी विल हैव टू, so what we will have to recruit, we will have to recruit 10 more employees. This is demand of our organization. ठीक है, लेकिन सप्लाई फोरकास्टिंग मतलब मार्केट से हमें 10 एम्प्लॉइज मिलेगा कि नहीं, मार्केट से इतना सप्लाई है कि नहीं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मार्केट में अगर हो सकता है कि मार्केट में जो लिटरेसी रेट है बहुत डाउन हो गई है, हमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो चाहिए उस हिसाब से 10 एम्प्लॉइज आसपास की जगह से अवेलेबल नहीं है, यह भी दिक्कत हो सकता है। तो दैट इज व्हाट इज सप्लाई फोरकास्टिंग, कि मार्केट हमें मैन पावर प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं, मार्केट से सप्लाई मिल रहा है कि नहीं, दैट इज व्हाट सप्लाई फोरकास्टिंग। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो इतनी सारी चीजें आप याद रख लीजिए, इन सारे मेथड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं मार्कोव एनालिसिस को भी। इट इज अ सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक दैट वर्क्स ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्कोव एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले का इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले का इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहता है उससे हम स्टडी करते हैं, और बेस्ड ऑन दैट वी फाइंड आउट फ्यूचर फ्लो ऑफ पर्सनल। ठीक है, कि मार्केट से कितना फ्लो मिलेगा एचआर का, इसको हम फाइंड आउट करते हैं
हिस्टोरिकल डेटा से, ठीक है। पिरेस 3R डिमांड फोरकास्टिंग मेथड, उसके बाद एक और होता है डेल्फी टेक्निक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोगों को इतना डाउट रहता है इसमें, इतना डाउट होता है, क्लैरिटी ही नहीं आती, ठीक, कि है क्या। देखिए, वर्कलोड एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ऑपरेशन विल टेक एंड अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, ठीक है। वर्कलोड एनालिसिस इज सेम एज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या है? वर्क स्टडी टेक्निक। वर्क स्टडी टेक्निक होती है डिमांड फोरकास्टिंग की, तो जो वर्क स्टडी टेक्निक होती है डिमांड फोरकास्टिंग की, उसी में होता है क्या? वर्कलोड एनालिसिस, ठीक है। वर्क स्टडी टेक्निक, ये जो सेकेंड पॉइंट है हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्क स्टडी टेक्निक में क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस या फिर वर्कफोर्स एनालिसिस, दोनों ही आता है, वर्कलोड या फिर वर्कफोर्स एनालिसिस, ठीक है। उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? वर्कलोड एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड आउट हाउ लॉन्ग ऑपरेशन विल टेक एंड अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, ठीक है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। वर्कलोड एनालिसिस सिंपल होता है कि हाउ लॉन्ग ऑपरेशन विल टेक, एक कोई ऑपरेशन अगर 100 आवर से ऑपरेशन कंप्लीट होगा, 100 घंटे चाहिए तब जाकर के हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होगा। एंड वन वर्कर कैन कंट्रीब्यूट फॉर 10 आवर, so in total what we need? In total we need 10 worker. So this calculation itself is what? This is what? Workload analysis. कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्कलोड एनालिसिस क्या करता है? हेल्प करता है फाइंड आउट करने में हाउ लॉन्ग ऑपरेशन विल टेक एंड अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया कि वी नीड 10 वर्कर, तो हमने क्या किया? वर्कलोड एनालिसिस का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर वर्कलोड एनालिसिस इज सेम एज वर्कफोर्स एनालिसिस, गलत। वर्कफोर्स एनालिसिस में दो चीज और ऐड हो जाती है। क्या क्या ऐड हो जाती है? रेट ऑफ एब्सेंटिज्म, नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड व्हाट? लेबर टर्नओवर, ठीक है। देखिए क्या होता है, सेम एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। एक जो हमारी एक्टिविटी है उसमें 10 आवर ऑफ वर्क चाहिए, ठीक है। एक वर्कर जो है वो 10 आवर कंट्रीब्यूट करता है, पर इसमें से वो 2 आवर का लंच ब्रेक लेता है, 2 आवर का लंच ब्रेक लेता है, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ 10 वर्कर 2 वर्कर जो है वो एब्सेंट हो सकते हैं, 2 वर्कर एब्सेंट हो सकते हैं, और 2 वर्कर छोड़कर भी जा सकते हैं काम को। दे मे लीव द वर्क परमानेंटली। तो फिर क्या होगा? तो फिर आप इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए आप कितने वर्कर को रिक्रूट करोगे? आप अराउंड 20 वर्कर को रिक्रूट करोगे, ताकि आपका जो काम है 100 आवर का वो एक दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या है? दिस इज वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम सब कुछ देखते हैं, हम रेट ऑफ एब्सेंटिज्म भी देखते हैं, लेबर टर्नओवर भी देखते हैं, ठीक है, कि कितना टाइम वर्कर प्रेजेंट रहेगा, कितना टाइम प्रेजेंट नहीं रहेगा, वो सारा कुछ हम देखते हैं। लेकिन वर्कलोड एनालिसिस में हम कुछ भी नहीं करते, ये सारा कुछ हम कैलकुलेट नहीं करते, हम सीधा कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड है। अमाउंट ऑफ लेबर, सीधा हम अमाउंट ऑफ लेबर, हाँ, तो 10 वर्कर हमें चाहिए जो कि 10 घंटे तक कॉन्टिन्यूस काम करे, दैट इज व्हाट, ठीक है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओनली ऑप्शन 1 इज ट्रू, जो सेकंड वाला है वो गलत है, राइट। यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म एंड लेबर टर्नओवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हेल्प इन डिमांड फोरकास्टिंग। इसमें से कौन सी चीजें जो है वो डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करती हैं, ये हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से हमें हेल्प मिलता है कि नहीं डिमांड फोरकास्टिंग का? बताइए। देखिए, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स जो है इससे भी हमें पता चलता है कि हमें कितने लोगों को रिक्रूट करना है। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से कैसे पता चलता है? हम देखते हैं कि लास्ट ईयर हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया था, ठीक है, तो उसमें हमें 100 वर्कर का रिक्वायरमेंट था। तो इस ईयर हम वो प्रोजेक्ट जो है वो 2 जगह शुरू कर रहे हैं, तो हमें 200 वर्कर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। तो इस तरह से जो हमारा एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड्स रहा है हमारी फैक्ट्री में, उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमें कितना वर्कर चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड से भी हमें
डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प मिलती है। अभी हमने डिमांड फोरकास्ट किया कि हमें 200 वर्कर चाहिए, ठीक है। फिर रिप्लेसमेंट नीड क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो अभी अगर 100 वर्कर हैं तो उसमें कुछ लोगों को रिप्लेस तो नहीं करना है उनके हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, या किसी और रीजन के कारण, तो वो भी हमें हेल्प करता है डिमांड को फोरकास्ट करने में। अगर ऐसा है तो हमारा जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो बढ़ जाएगा, राइट। हमें बढ़ जाएगा, जो जो लोगों को रिप्लेस करना है उनको भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये भी हो जाएगा। फिर वर्कलोड एनालिसिस, अभी हमने पढ़ा वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमें कितना घंटा का काम करवाना है, तो उस हिसाब से हमें कितना लेबर चाहिए होगा वो हम देखते हैं। फिर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये भी सही है। अगर कंपनी जो है वो करंटली 100 वर्कर को एम्प्लॉय कर रही है और अगर कंपनी एक्सपैंड कर रही है, अपना दूसरा ब्रांच खोल रही है, दूसरा ब्रांच अगर वो अपना ओपन कर रही है किसी दूसरे जगह पे, तो हो सकता है 100 और वर्कर भी चाहिए होंगे उसे उस नई जगह पर। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन से भी हमें डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प मिलता है, राइट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक मैनेजर कितना इफेक्टिवली कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, तो इससे डिमांड फोरकास्टिंग में कोई हेल्प मिलेगा क्या? कोई हेल्प नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड से भी हमें कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली दिस, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। पॉइंट नंबर 8 देखिए, ओनली 1 2 3 एंड 4, बस इतना ही होगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड चेन ऑफ कमांड आर नॉट रिलेटेड टू डिमांड फोरकास्टिंग, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 8, राइट। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट डू नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग अप्रोच। अब देखिए, हमने मैनेजमेंट जजमेंट के बारे में पढ़ा, जो कि एक पहला तरीका है डिमांड फोरकास्ट करने का, ठीक है। पहला तरीका है डिमांड फोरकास्ट करने का। टॉप डाउन अप्रोच भी होता है, बॉटम अप अप्रोच भी होता है, हाई बॉटम अप्रोच, पार्टिसिपेटिव अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन मैनेजमेंट जजमेंट? प्लीज कमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपने पढ़ाई की होगी थोड़े से भी तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैनेजमेंट जजमेंट से हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट जजमेंट से हम मैन पावर की डिमांड को फोरकास्ट कर रहे हैं। कहीं भी आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है, मेरी लैंग्वेज आपको समझ में ना आए, कुछ अगर एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्टी हो, तो एक्सप्लेनेशन में अगर आपको डिफिकल्टी लग रही हो तो मुझे बताइए, ठीक है। देखिए, मैनेजमेंट जजमेंट मतलब क्या होता है? हमें डिमांड को फोरकास्ट करना है, ठीक है। क्या हुआ? 2022 एंटर कर रहा है, 2022 एंटर कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन है हमारी एबीसी, और एबीसी जो है वो नया ऑब्जेक्टिव बनाई, उसके हिसाब से देखी कि उसे मैन पावर, नया ऑब्जेक्टिव बनाई, उस हिसाब से देखी कि मैन पावर कितना रिक्रूट करना है, दैट इज व्हाट, ठीक है। तो क्या होगा, जो एबीसी जो है वो सपोज कीजिए ऐसे है, ये हमारी एबीसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है, वो इन लोगों को बोलता है कि ऐसा है कि हम लोग ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, या फिर हमारी सिंपली इस साल की पॉलिसी यही है कि 10% सेल्स इंक्रीज हो, तो आपको क्या लगता है कि हमें कितने और नए लोगों को रिक्रूट करना चाहिए अलग अलग डिपार्टमेंट में? तो ये लोग अपने अपने हिसाब से बताते हैं, क्योंकि ये लोग रियल लाइफ सिचुएशन को जानते हैं, राइट। ये लोग समझ रहे हैं कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी, किस किस डिपार्टमेंट में कमी है, ये लोग जानते हैं। तो ये लोग बताते हैं कि हाँ, आप 25 लोगों को रिक्रूट कर लीजिए। फिर ये जो मेल ये ऊपर जाता है, और ये लोग भी स्टडी करते हैं, ये कहते हैं 25 नहीं, आप 24 को रिक्रूट कीजिए। फिर इस लेवल पे ये डिसीजन जाता है, ये कहते हैं आप 24 नहीं 30 रिक्रूट कीजिए। फिर इस लेवल पे जाता है, फिर इसे लगता है कि नहीं, सब लोग 30 तो कह रहे हैं बट 35 विल बी ऑप्टिमम। फिर सीईओ अल्टीमेटली डिसीजन लेता है कि 36 लोग रिक्रूट होंगे। तो दिस इज व्हाट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग बॉटम से अप जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट इज बॉटम अप अप्रोच, राइट। उसी तरह होता है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है, मैनेजमेंट ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया और मैनेजमेंट खुद डिसाइड कर लेता है कि हम 50 लोगों को रिक्रूट करेंगे। तो वेदर इट इज ओके और यू वांट एनी चेंज, मैनेजमेंट इससे पूछता है। तो ये भी कहता है कि वेदर इट इज ओके और यू वांट एनी चेंज, ये अपने लोअर डिपार्टमेंट से पूछते हैं। फिर लोअर डिपार्टमेंट कहते हैं कि भाई 50 की जगह 40 करो। तो ये कहते हैं कि 40 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, हम अगर ऑर्गेनाइजेशन 10% सेल इंक्रीज करना चाहती है तो आप 40 की जगह 35 से रिक्रूट करो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट जजमेंट होता है, जो कि डिमांड फोरकास्ट में हेल्प करता है। फिर हाई बॉटम अप्रोच कोई भी नहीं होता। अगर आपको ना कंफ्यूजन होगा, आपने ठीक से पढ़ी नहीं होगी, तो आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप इसको भी टिक कर लेंगे, ठीक है। फिर एक होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच। पार्टिसिपेटिव अप्रोच क्या होता है, पार्टिसिपेटिव अप्रोच में ये दोनों मिला हुआ रहता है।
1 और 2 दोनों मिले हुए रहते हैं। हर लेवल पे ये दोनों जगह से पूछा जाता है, भाई तुम क्या कहते हो, 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 मतलब टॉप डाउन अप्रोच ऑल्सो और बॉटम अप अप्रोच ऑल्सो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटिव अप्रोच। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट और डिपार्टमेंटल हेड दोनों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर मैन पावर रिसोर्सेज क्या होगा, और हर किसी का डिसीजन को इसमें कंसीडर किया जाता है। और पार्टिसिपेटिव मेथड इज द बेस्ट अप्रोच अमंग ऑल दिस थ्री। टॉप डाउन अप्रोच अच्छा होता है कि बॉटम अप अप्रोच होता है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच अच्छा होता है? अगर एग्जाम में आएगा तो आप आंख बंद करके बोलिएगा कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। ठीक है, बेस्ट क्यों है ये तो आपको दिख रहा होगा, समझाने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है राइट, क्योंकि इसमें हर लोगों के ओपिनियन का कंसीडर होगा, लोग प्रॉपरली डिस्कस करेंगे, समझेंगे और हर किसी की बात को रखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज नो टर्म एज हाई बॉटम अप्रोच। देखिए, अंडर बॉटम अप अप्रोच लाइन मैनेजर सेंड देयर डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ एचआर टू टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन मैनेजर होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट का, देखिए ये सेंटेंस समझिए, मैंने आपको बहुत सिंपली समझाया था। जो लाइन मैनेजर्स होते हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो टॉप मैनेजमेंट को भेजते हैं। ठीक है, हर एक मार्केटिंग का लाइन मैनेजर बोलेगा कि हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इतने लोगों को रिक्रूट करो, और बॉटम अप अप्रोच में टॉप मैनेजमेंट सेंड द प्रपोजल टू लाइन मैनेजर्स। बॉटम अप अप्रोच में जो टॉप मैनेजमेंट होता है वो अपना भेजता है, जो प्रपोजल होता है वो लाइन मैनेजर को भेजता है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। विच इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग मैनेजमेंट जजमेंट, तो बस पार्टिसिपेटिव अप्रोच, ये हमने अभी देखा, राइट। देयर इज फुल अग्रीमेंट ऑफ लाइन मैनेजर्स एंड टॉप मैनेजमेंट इन द जजमेंट, सो इट इज बेस्ट वे, राइट। ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if estimated production is 3 lakhs unit, the standard man hour to produce each unit is 2 hours. Contribution per employee in terms of man hour is 1500 hours per annum. Estimated number of workers needed per annum is, क्या होगा इसका आंसर? If estimated production is 3 lakhs unit, ठीक है, standard man hour to produce each unit is 2 hours. Contribution per employee in terms of man hour is 1500 hours per annum. Then estimated number of workers needed per annum is, क्या होगा? ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, टोटल मैन आवर रिक्वायरमेंट, वी विल कैलकुलेट टोटल मैन आवर रिक्वायरमेंट। कितनी होगी? 3 lakhs यूनिट इंटू 2। हर यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 2 घंटे लग रहे हैं, तो टोटल 3 lakhs यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें कितने लगेंगे? दिस मच मैन आवर वी नीड। ठीक है, दिस मच मैन आवर वी नीड, ठीक। एंड देन कंट्रीब्यूशन ऑफ पर एम्प्लॉय इन टर्म्स ऑफ मैन आवर इज दिस मच आवर्स पर एनम। तो एक वर्कर जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है? 1500 आवर्स पर एनम कैलकुलेट कर सकता है। तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स नीडेड पर एनम इज सिंपल है, इससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जो 6 lakhs, तो नंबर क्या हो जाएगा? 6 lakhs बाय 1500 आवर्स। यहाँ पे ये 6 lakhs मैन आवर हो गए, तो कितने हो जाएंगे? 400 मैन। सिंपल है। और यहाँ पे हमने क्या किया है? व्हाट वी हैव एक्चुअली डन, वी हैव डन वर्कलोड एनालिसिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वर्कलोड एनालिसिस। कोई कंफ्यूजन है? क्योंकि इसमें हमने एब्सेंटिज्म और टर्नओवर को काउंट नहीं किया है, राइट। ओके, आंसर विल बी 1, यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है? स्टेटमेंट 1, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग आर सुटेबल फॉर शॉर्ट रेंज ओनली। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्वेश्चन नंबर 7, देखिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक में क्या होता है कि हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करने में। हम सपोज एवरेज या फिर रिग्रेशन टेक्निक यूज करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या होगा हमारा नेक्स्ट ईयर का
फोरकास्टिंग, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग कितना होगा। तो जो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं इसमें, तो वो हमेशा एक्चुअली शॉर्ट रेंज के लिए ही हेल्पफुल होता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक लॉन्ग रेंज में हेल्प नहीं कर सकता है, क्योंकि लॉन्ग रेंज में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अभी कोविड आ गया था, ठीक है, हो सकता है लॉन्ग रेंज में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाए, हो सकता है लॉन्ग रेंज में हमारा इलिटरेसी कितना होगा कितना नहीं पता नहीं। तो इन सब से जो डिमांड फोरकास्ट है वो जो है वो अफेक्ट होगा। तो लॉन्ग रेंज में कब क्या फ्यूचर में हो हम जानते तो नहीं है। तो मैथमेटिकल जो हम लोग टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन यूज कर रहे हैं, उस पर हम शॉर्ट रेंज के लिए ही डिपेंडेबल हो सकते हैं, ठीक है। तो गणित आपको एक थोड़े टाइम के लिए मदद कर सकता है, उसके बाद तक ये सारी चीजें वो नहीं बता सकता, राइट। फ्यूचर वो रेट नहीं कर सकता गणित, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। और रेशियो ट्रेंड एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस आर मेथड ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक, तो ये भी बिल्कुल सही है, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस एंड regression analysis, there is this regression analysis, one second, yes, ratio trend analysis and regression analysis, ये जो है ये दोनों ही statistical technique के पार्ट हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा both are true, ठीक। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि बस सिंपल है, रेशियो से कैलकुलेट करते हैं कि सेल्स अगर हमें डबल करनी है, इफ यू वांट टू डबल द सेल्स देन वी विल हैव टू डबल द नंबर ऑफ सेल्स पर्सन या डबल द नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो इस हिसाब से हम रेशियो से स्टडी कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम कैरी आउट करते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन एनालिसिस हम एक्चुअली क्या फाइंड आउट करते हैं, जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो एक दूसरे पे कितने कोरिलेटेड है, वो सारा कुछ हम रिग्रेशन एनालिसिस में स्टडी करते हैं। तो ये सारा कुछ स्टैटिस्टिकल टेक्निक का पार्ट है और हमारा आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, statistical technique is a rough approximation of future data based on past data. It cannot take into account factors which may affect prediction in the long run, right? So it is suitable for short range only. Econometric models, regression analysis, ratio trend analysis, ये सारा इसी में आता है, ठीक है। Which is true about Delphi technique? Delphi technique के बारे में क्या क्या चीजें सही है। तो सबसे पहले Delphi technique जो होता है वो एक फोरकास्टिंग टेक्निक होता है, बिल्कुल सही है। इट कीप्स एक्सपर्ट एनोनिमस, ये भी सही है। इसमें क्या होता है कि जितने भी एक्सपर्ट होते हैं वो एक राउंड टेबल पे बैठे होते हैं और उनको एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि अगर पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बायसनेस आ सकता है, राइट। अगर आप अननोन लोगों के बीच में बैठे और आपको बोलने को कहा जाए तो आप एकदम अनबायस्ड बोलोगे, है ना। और अगर आपके जान पहचान के लोग हैं, थोड़े स्कूल कॉलेज के, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपके ओपिनियन में बायसनेस आ जाए। इसीलिए जो एक्सपर्ट होते हैं वो एकदम अनोनिमस रहते हैं। इट इज यूज्ड फॉर HRP, बिल्कुल सही है। और जो मीडिएटर है वो लास्ट में क्या करता है, इन सबके जो सजेशंस होते हैं उन सबको कॉपी करता है, मतलब उन सबको ऐड करता है और अपना एक रिपोर्ट बना करके मैनेजमेंट को सबमिट करता है, ठीक है। जितने भी लोग हैं, जितने भी एक्सपर्ट है, वो बैठे रहते हैं और डिस्कस करते हैं, ठीक है। समराइज करके अपना रिपोर्ट बना करके डिपार्टमेंट को सबमिट करता है। तो दैट इज व्हाट इज डेल्फी टेक्निक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं। डेल्फी इज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉर रीचिंग ए कंसेंसस जजमेंट अमंग एक्सपर्ट अबाउट future development in any area that might affect a business, for example a firm's future demand for labor, ठीक है। कोई सा भी जजमेंट हो, ये जो एक्सपर्ट है वो लोग आपस में मिलकर के लेते हैं। इन द डेल्फी टेक्निक अ पैनल ऑफ रेलेवेंट पीपल इज चूजन टू एड्रेस एन इशू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट फैसिलिटेट्स ग्रुप डिसीजन मेकिंग, ठीक है, राइट। सब आपस में मिलकर के डिस्कस करते हैं, अपना अपना ओपिनियन देते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, और वो उसका जो रिपोर्ट है वो मीडिएटर सबमिट करता है, ठीक है। Okay. Next. Question number 9. Which of the following is not a method of supply forecasting? देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग के 4 मेथड थे। मैनेजरियल जजमेंट, उसके बाद फिर वर्कलोड एनालिसिस, उसके बाद फिर क्या था, डेल्फी टेक्निक, और उसके बाद था स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। वो सारे हमने अभी देखे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व किया। अब आते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग पे, ठीक है। सप्लाई फोरकास्टिंग मतलब कि एनालिसिस ऑफ या फिर फोरकास्टिंग ऑफ
current resources and future availability from the market, from external supply. सप्लाई फोरकास्टिंग जो है वो एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी हो सकती है, मतलब अगर हमारा डिमांड है 10 लोगों को रिक्रूट करने का, ठीक है, तो उसमें से 8 लोगों को हम आउटसाइड मार्केट से रिक्रूट करेंगे और 2 लोगों को हम इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से भी या प्रमोशन से भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटरनल सप्लाई, ठीक है, ओके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग? तो सिमुलेशन इज अ मेथड ऑफ सप्लाई फोरकास्टिंग, गोल प्रोग्रामिंग भी मेथड है सप्लाई फोरकास्टिंग का, मार्कोव एनालिसिस भी है, इकोनॉमिक मॉडल्स ये जो है ये नहीं है। इकोनोमेट्रिक मॉडल्स इनफैक्ट इज अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्या है इकोनोमेट्रिक्स मॉडल? इकोनोमेट्रिक मॉडल भी एक है, किसका टेक्निक है ये? स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। तो इकोनोमेट्रिक मॉडल इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, राइट। अब देखते हैं कि क्या क्या होता है। सिमुलेशन मतलब क्या होता है? सिमुलेशन जो होता है सप्लाई फोरकास्टिंग का टेक्निक, सिमुलेशन मतलब क्या मैंने बताया था, कॉपी, रेप्लिका, इमिटेशन। तो सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी सिचुएशन है, ठीक है, उसको बस एक तरह से एक रेप्लिका क्रिएट करते हैं कि मान लेते हैं, मतलब एक सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि मार्केट में हमारा डिमांड इतना है, तो ऐसा सिचुएशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम मार्केट से 8 लोगों का सप्लाई ले या फिर मार्केट से 10 लोगों का सप्लाई ले तो क्या होगा, अगर मार्केट से 20 लोगों का सप्लाई ले तो क्या होगा। तो इस तरीके से बहुत तरह का सिचुएशन देखते हैं और ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस हिसाब से स्टडी करके हम सप्लाई को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। या सपोज करते हैं इन्फ्लेशन बढ़ गया तो लोगों में क्या क्या चेंजेस होंगे, सप्लाई हमें मिलेगा कि नहीं, ठीक है। अगर जैसे अभी कोविड के समय में ही बहुत सारा सिमुलेशन हो रहा होगा कि अगर सब लोग डबली वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो क्या हमारे रिक्रूटमेंट प्लान में हम ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं। तो ये इसमें क्या होता है कि हम सिचुएशन का रेप्लिका बना रहे हैं। अगर हम ज्यादा लोगों को रिक्रूट कर लिए और इनकेस कोविड फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फैल गया तो क्या होगा। तो इस तरह का सिचुएशन को हम स्टडी करते हैं, एग्जामिन करते हैं और इस हिसाब से सप्लाई को फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए गोल प्रोग्रामिंग। गोल प्रोग्रामिंग के बारे में हमने थोड़ा बहुत अपने ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा शायद किसी ने, ठीक है। गोल प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि एक टेक्निक होता है जिससे कि हम गोल को ऑप्टिमाइज करते हैं, गोल को ऑप्टिमाइज करते हैं। बहुत सारा कांस्टेंट रहता है अगर, तो हम अपने गोल को कैसे कितना अचीव कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी आपने इक्वेशन देखा होगा कि हमें कुछ चीजें चाहिए, ठीक है। वी वांट टू अचीव एक्स ऑब्जेक्ट्स बट द कंस्ट्रेंट्स आर ए बी सी एंड डी। तो वी वांट एक्स ऑब्जेक्ट्स, तो इन सारे कंस्ट्रेंट को मैनेज करते हुए हम मैक्सिमम एक्स, हमें एक्स चाहिए तो हमें x-2 या x-1 हम कितना ज्यादा ऑब्जेक्ट को अचीव कर सकते हैं टेकिंग केयर ऑफ दिस कंस्ट्रेंट। तो वो सारा कुछ हम स्टडी करते हैं किसमें, गोल प्रोग्रामिंग में। मार्कोव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो मार्कोव एनालिसिस से ही आता है। मार्कोव एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम मार्कोव से आप ये याद रखिए मैट्रिक्स, मार्कोव से आप याद रखिए क्या, मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे जो एम्प्लॉइज होते हैं, ठीक है, वो हर एक टाइम पे उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है और एक मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी प्लॉट किया जाता है कि कितने एम्प्लॉइज जो है वो अपनी जगह पर बने रहे, कितने एम्प्लॉइज का प्रमोशन हुआ, कितने एम्प्लॉइज का ट्रांसफर हुआ। तो मोटा मोटी प्रोबेबिलिटीज देखी जाती हैं कि कितना प्रोबेबिलिटी है कि कोई एम्प्लॉय अपनी ही पोजीशन पे बना रहा, वो रिजाइन भी नहीं किया, वो प्रमोट भी नहीं हुआ और वो टर्मिनेट भी नहीं हुआ और वो अपनी जगह पे बना रहा, उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, ये हम मैट्रिक्स पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को मैट्रिक्स में हम प्लॉट करते हैं। द प्रोबेबिलिटीज आर अरेंज्ड इन अ
ट्रांजिशन मैट्रिक्स एंड फ्यूचर पर्सनल फ्लोज आर एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन दैट मैट्रिक्स। ठीक है, एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स में हम प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट करते हैं और उसके हिसाब से, क्योंकि अगर प्रोबेबिलिटीज ये होगी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रांसफर्ड, प्रमोटेड और गेट और रिजाइंड, तो इसका मतलब कि हमने ज्यादा लोगों को रिक्रूट करना है, मतलब मार्केट वहां से सप्लाई हम देखते हैं कि सप्लाई ये वाला पोजीशन में ज्यादा सप्लाई हमें चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम मार्कोव एनालिसिस में मैट्रिक्स के थ्रू प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट करते हैं इन अ ट्रांजिशन मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। क्वेश्चन आता है तो मार्कोव एनालिसिस से ही आता है, एक बार पहले आ भी चुका है। इन द लास्ट 2 years one question from Markov analysis has been asked। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस सप्लाई फोरकास्टिंग। अब सप्लाई फोरकास्टिंग को कौन कौन सी फैक्टर इन्फ्लुएंस करती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जॉब्स। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जॉब्स, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब्स रहेंगी, सपोज मार्केट में बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है, ठीक है, जैसा कि अभी तो होता नहीं है, इंडिया में तो खैर नहीं होता है, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट हो रही है, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर जॉब क्रिएट ही नहीं हो रही है, ठीक है, कोई जॉब, बहुत ही कम जॉब क्रिएट हो रही है और सारे बच्चों को डिग्री मिलते जा रही है, तो सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ जॉब तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। रेट ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल इंक्रीज हो, रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है जैसा कि इंडिया में है, तो मैन पावर बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा मार्केट में, तो मतलब कि सप्लाई बहुत ज्यादा मिलेगा, कंपनी को मैन पावर सप्लाई बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट। रेट ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा। कंपनसेशन बेस्ड ऑन एजुकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा, स्किल एटसेट्रा, तो कंपनसेशन मतलब पैसे, जो आप सैलरी दे रहे हो, तो सैलरी बेस्ड ऑन एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल एटसेट्रा, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कंपनसेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, कोई कंपनी अगर कंपनसेशन अपना बहुत ज्यादा हाई रखती है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, अगर वो एड डालती है दैट वी वांट मैनेजर्स एंड द सैलरी विल बी सपोज 25 lakhs पर एनम, तो बहुत सारे इंजीनियर जो है वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, मतलब सप्लाई बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर कंपनसेशन किसी नॉमिनल काम के लिए अगर 4 to 5 lakhs ही रहा, तो बहुत कम लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, बहुत कम इंजीनियर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे, पर ज्यादा इंजीनियर्स इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो क्या हो गया, जो कंपनसेशन है उससे जो सप्लाई है वो अफेक्ट हुआ, बिल्कुल अफेक्ट हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, राइट। लिटरेसी रेट, हमारा जो किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई फोरकास्टिंग को, तो इन तीनों के अलावा और क्या क्या होगा, लिटरेसी रेट होगा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, और हो सकता है एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या नॉलेज लेवल है, वो सब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज ट्रू अबाउट मार्कोव एनालिसिस। अब देखिए मार्कोव एनालिसिस के बारे में क्या क्या ट्रू है, तो इट यूजेस हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। मार्कोव एनालिसिस में हमने देखा कि हम मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉइज जो है वो अपनी पोजीशन पे ही टिका रहा, देयर वाज नो एनी ट्रांसफर, नो रिजिग्नेशन, नो प्रमोशन। ठीक है, तो और जो अगर उस पोजीशन की प्रोबेबिलिटीज हाई आएगी, मतलब कि वहां पर उतने ज्यादा सप्लाई की जरूरत नहीं है, बट क्या होता है कभी कभी कोई ऐसी पोजीशन होती है मार्केट में जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, लोग बहुत ज्यादा रिजाइन करते हैं उस जॉब में या दूसरा डिपार्टमेंट चेंज कर लेते हैं, मतलब वहां पर एम्प्लॉइज की सप्लाईज की ज्यादा जरूरत है, तो इट यूजेस ट्रांजिशन मैट्रिक्स टू प्रोवाइड फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स होता है उसे हम ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ आर ट्रू, राइट। तो इस तरह से हमने देखा सप्लाई फोरकास्टिंग एंड डिमांड फोरकास्टिंग। ओके, इट इज अ सप्लाई फोरकास्टिंग टेक्निक दैट वर्क्स ऑन हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दैट इट फाइंड्स फ्यूचर फ्लो ऑफ पर्सनल डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द, देखिए, डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द लाइक्लीहुड दैट अ पर्सन हैज रिमेन्ड इन द जॉब, रिजाइन और ट्रांसफर, मतलब प्रोबेबिलिटी देखी जाती है कि एक पर्सन कितना टाइम अपने जॉब में रहा या फिर रिजाइन किया या फिर ट्रांसफर हुआ, एंड दिस डेटा इज कन्वर्टेड इनटू प्रोबेबिलिटी एंड प्लेस्ड इन अ मैट्रिक्स, राइट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के बारे में बताइए।
which is not true about human resource accounting. देखिए, it helps to know the value of one's human asset. सही होगा या गलत होगा? बिल्कुल सही है. देखिए, हम नॉर्मल करते हैं ना, कॉस्ट एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग हम करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेज फाइनेंस में अकाउंटिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन एसेट नहीं, फर्म्स के जो एक्चुअल जो एसेट होते हैं, करंट एंड नॉन करंट एसेट, उसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, राइट. लेकिन करंट एंड नॉन करंट एसेट हम उसमें देखते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में. और यहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग होती है, वहां पर हम फर्म्स का ह्यूमन एसेट को कैलकुलेट करते हैं. हम कोई भी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन अगर रिक्रूट करती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के एक एसेट हो जाता है, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करेगा जो कि मार्केट में बिकेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन को की वैल्यू बढ़ेगी, राइट. और उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपनसेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसे देती है. तो इस तरह से यहाँ पे भी एसेट एंड लायबिलिटी का एक हम चार्ट बना सकते हैं, राइट. इट डील्स विथ मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग एम्प्लॉयज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बिल्कुल सही. यहाँ पर हम पहले कॉस्ट देखते हैं कि कितना हमें रिक्रूट, सिलेक्शन और डेवलपमेंट में कॉस्ट लगा है, ठीक है. उसके बाद इट मेजर्स प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ये भी बिल्कुल सही है. ये क्या करता है, मेजर करता है कि जो प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ये भी मेजर करता है कि इतना कॉस्ट अगर लगा है और उसके बाद अगर जो न्यू टीम हमने डेवलप की है वो न्यू टीम बहुत अच्छा काम करेगी तो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा, मार्केट में बहुत ज्यादा सेल होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रॉफिट होगा. तो यहाँ से कॉस्ट एंड प्रॉफिट हम देखते हैं, राइट. और उससे हम प्रेजेंट इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करते हैं. दैट इज व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. It provides attractive incentive, reward and benefit to ensure retention of employees. No. This is a function of what? This is a function of HRM. HRM का काम होता है कि हम प्रॉपर इंसेंटिव दें, हम प्रॉपरली लोगों को रिवॉर्ड करें, क्योंकि HRM का काम क्या होता है, लोगों को बेनिफिट कर, लोगों को मोटिवेट करना, एम्प्लॉइज को मोटिवेट करके रखना, उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करना, रिवॉर्ड प्रोवाइड करना, बेनिफिट प्रोवाइड करना, ताकि जो एम्प्लॉइज है वो रिटेन हुए रहे, वो कंपनी को छोड़ करके ना जाए, राइट. ये सारा काम किसका होता है, HRM में ये सारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है. तो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ HRM, राइट. नेक्स्ट, अब देखिए, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टॉपिक, ठीक है. HRP खत्म, डिमांड फोरकास्टिंग खत्म, सप्लाई फोरकास्टिंग खत्म, HRA खत्म, ठीक है. अब हम एक नए टॉपिक के पास जा रहे हैं एंड द टॉपिक इज, अभी देखते हैं, व्हेन द टोटल वर्क टू बी डन इज डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड इनटू पैकेजेस, इट इज कॉल्ड. जितना भी काम किया जाना है, ठीक है, जितना भी काम किया जाना है उसको हम प्रॉपरली डिवाइड कर देते हैं और पैकेज में ग्रुप कर देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है. किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम है, बहुत सारी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए लोगों ने क्या किया, कुछ एन नंबर ऑफ वर्कर्स को हायर किया और उन सबको काम बांट दिया कि भाई तुम इतना काम करोगे, तुम इतना, तुम इतना, तुम इतना. तो द वर्क विच एनी पर्सन एन इज डूइंग, वो क्या हो जाएगा, तो एन के लिए वो उसकी क्या है, उसकी जॉब है, राइट. तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. 13 का 3 कौन बोल रहा है, हाउ इट इज जॉब एनालिसिस, हाउ इट इज जॉब एनालिसिस, इट शुड बी जॉब, राइट. देखिए क्या हो रहा है, टोटल वर्क डन इज गेटिंग ग्रुप्ड इनटू पैकेजेस, ठीक है. इतना सारा काम था, उसको हमने पैकेज में डिवाइड कर दिया, और इसको हमने सपोज वर्कर 1 को अलॉट कर दिया, इसको हमने वर्कर 2 को अलॉट कर दिया, इसको हमने वर्कर 3 को अलॉट कर दिया. तो वर्कर 1 के लिए क्या है, ये वर्कर 1 का जॉब है, ये वर्कर 2 का जॉब है और ये वर्कर 3 का जॉब है, राइट. दिस विल बी जॉब, दिस विल नॉट बी जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस क्या होता है हम आगे देखते हैं, ठीक है. अब देखिए, a job is defined as a collection of tasks, duties and responsibilities which as a whole are a regular assignment to individual employees, ठीक है. जो भी टास्क, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को असाइन किया जाता है, वो होता है जॉब, ठीक है. यहाँ पे
टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम वर्कर 1 को असाइन कर दिए, दैट इज वाई दिस इज जॉब ऑफ वर्कर 1. ठीक, उसके बाद है टोटल वर्क इज डिवाइडेड एंड ग्रुप्ड इनटू पैकेजेस. ठीक है, अब देखिए फिर से मैं बता रही हूँ, बहुत सारे टर्म आएंगे. जॉब आएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा, जॉब एनरिचमेंट आएगा, फिर जॉब एनालिसिस आएगा, जॉब डिजाइन आएगा, जॉब एनालाइजमेंट आएगा. हर किसी का प्रॉपर मीनिंग, हर किसी का कॉन्सेप्ट, हर किसी का एक दूसरे के साथ डिफरेंस, हर किसी के अंडरस्टैंडिंग आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए कि क्या चीज क्या होता है. ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. Dash is a detailed and systematic study of information relating to operation and responsibilities of a specific job. 14 का आंसर होगा 3, जॉब एनालिसिस. ठीक है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जॉब, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब एनालिसिस. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. देखिए, जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है. जॉब एनालिसिस इज द, सबसे पहले एक ये मान लीजिए कि जॉब एनालिसिस एक स्टडी होती है. क्या होती है? स्टडी. ठीक है, किसकी स्टडी? जॉब एनालिसिस इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक कंपनी स्टार्ट की. ठीक है, हमने सपोज एक कंपनी स्टार्ट की ABC. ठीक, और ABC में क्या हो रहा है, ABC में बहुत, सपोज इट्स अ कोल फैक्ट्री. ठीक, कोल फैक्ट्री. अभी कंपनी बस स्टार्ट हुई है. ठीक है, उस कंपनी में हमने और कुछ भी नहीं किया. वी जस्ट स्टार्टेड दिस कंपनी, इट्स अ कोल फैक्ट्री. और बहुत सारा रॉ मटेरियल, बहुत सारा रॉ कोल जो है वो आपकी कंपनी के कंपाउंड में पड़ा हुआ है. ठीक है, आपको उसे रिफाइन करना है, आपको रॉ कोल को रिफाइन करना है. आपको पता नहीं है कोल की कौन सी क्वालिटी है, कोल की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है. पेपर 1 में पूछा जाएगा, कोल की कौन कौन सी क्वालिटीज होती है. एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सारा कुछ, लिग्नाइट, पीट. नहीं पता है तो मैं ये सब भी करवाऊंगी जब पेपर 1 शुरू होगा तब. तो रॉ कोल में आपको डिवाइड करना है. तो आपको भी पता ही नहीं है कि काम को, मतलब कौन कौन सा जॉब पोस्ट हम रखें. ठीक है, बहुत सारा काम होगा यहाँ पर. अभी रॉ कोल को डिवाइड करना पड़ेगा, उसका मटेरियल क्या है उसको चेक करना पड़ेगा, फिर केमिकल लैब में इसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक डिटेल एंड सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब. तो फिर आप क्या करें, आप सोचते हैं कि चलो 3 लोगों को अपॉइंट करते हैं, एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, एक केमिकल डिपार्टमेंट से और एक मैनेजर को डिपाइंट करते हैं. वो तीनों को मिलकर के आपने क्या कर दिया, मैकेनिकल को मैकेनिकल के हिसाब का काम, केमिकल को केमिकल के हिसाब का काम, और एक मैनेजमेंट को देखने के लिए मैनेजर जो है वो रॉ मटेरियल को देखेगा. और आपने उस हिसाब से क्या किया, स्टडी किया कि कौन कौन से काम है, और जो जो भी काम है उन सबको दे दिया. ठीक है, तो जॉब एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टास्क which comprises the job. ठीक है, किसी भी जॉब में क्या क्या टास्क करना पड़ता है, इसमें 2 चीज हम स्टडी करते हैं. ठीक है, जॉब एनालिसिस में 2 चीज हम स्टडी करते हैं. पहला चीज होता है कि कौन कौन सा टास्क है, टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब. ठीक है, दूसरा skills and qualifications required to do that job. हम स्टडी करते हैं और फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने रॉ कोल को स्टडी किया कि भाई बहुत सारा रॉ कोल पड़ा हुआ है और हमें ये सारा काम करवाना पड़ेगा. हमें मैकेनिकल का कभी काम करवाना पड़ेगा, हमें कोल उठवा करके दूसरी जगह रखना पड़ेगा, हमें कोल को में भी फिल्टरिंग करना पड़ेगा, उसे केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा. तो हमने टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखा. उसके बाद हमने देखा स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन. फिर हमें लगा कि हमें कोई बीटेक ग्रेजुएट चूज करना चाहिए, हमें कोई MBA ग्रेजुएट चूज करना चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, दिस प्रोसेस यू आर डूइंग जॉब एनालिसिस. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या करोगे, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओगे. आपने यहाँ पे जॉब एनालिसिस की कोल फैक्ट्री में कि आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, एक केमिकल इंजीनियर चाहिए, एक मैनेजर चाहिए.
तो जॉब एनालिसिस का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर जॉब एनालिसिस करके आप जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हो दैट आई वांट टू हायर अ मैकेनिकल इंजीनियर हु कैन डू दिस 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 इन अ कोल फैक्ट्री। उसके बाद आई वांट टू हायर दिस केमिकल इंजीनियर हु वांट टू डू दिस 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 इन अ कोल फैक्ट्री। ठीक है, तो उसी जॉब को एनालिसिस करके उसी हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत मेहनत करके आपको ये सारे डिफरेंस बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, क्लियर हो गया जॉब एनालिसिस? तो कमेंट कीजिए जॉब एनालिसिस क्लियर हो गया। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड स्टडी। हमने क्या किया? यहाँ पे ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, रॉ कोल के हीप को स्टडी किया of the information and nature of a specific job और फाइंड आउट किया कि क्या क्या काम होना चाहिए नेचर स्पेसिफिक जॉब का। ठीक है, इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ टास्क एंड स्किल्स व्हिच कंप्राइजेस अ जॉब। ठीक है, राइट। हम सिचुएशन स्टडी करते हैं, देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि इस जॉब में क्या क्या स्किल्स और क्वालिफिकेशन लगेगी और इस जॉब में क्या क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टास्क लगेगा। दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट, Which is the benefit of job analysis? जॉब एनालिसिस का क्या क्या बेनिफिट होता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। जॉब एनालिसिस से हम परफॉर्मेंस अप्रेजल का से में भी हेल्प होता है, क्योंकि जॉब एनालिसिस में हम ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन प्रॉपरली ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाया है, उसको हम हाई अप्रेजल देते हैं। तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट लेज डाउन द फाउंडेशन फॉर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिल्कुल, इसी से जॉब एनालिसिस से हमें पता चलता है कि अगर हम कोई मैकेनिकल इंजीनियर को कोल फैक्ट्री में अपॉइंट करेंगे तो उसकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। ठीक है, ये हमें पता चलेगा। इट लेज द फाउंडेशन फॉर एम्प्लॉय हायरिंग। बिल्कुल सही, हमने यहाँ पे देखा अभी कि हमें कोल फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो हमें 3 लोगों को हायर करना पड़ेगा जो कि रॉ कोल को हैंडल कर सके और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन ये सब होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ? It has lays down the foundation for employee hiring. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द above, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Arrange the steps in job analysis process in chronological order. 1 second. Arrange the following steps of job analysis process in chronological order. ठीक है, अब देखिए कैसे हम करते हैं जॉब एनालिसिस को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? We will collect background information. ठीक है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑल अबाउट। ठीक है, सब कुछ हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन वी विल सी और वी विल चेक ऑल द इंफॉर्मेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम वी विल selection of representative position, collection of job analysis data, job description, job specification, right? Okay, check. And then what we will do? We will select the representative position. ठीक है, जैसे आप ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, आप इस एग्जांपल को कंसीडर करते हुए चलोगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, कोल फैक्ट्री को ही ले लो। ठीक, तो उसमें हमने पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को हमने देखा कि कुछ मैकेनिकल वर्क इज रिक्वायर्ड, कुछ केमिकल वर्क इज रिक्वायर्ड एंड कुछ मैनेजरियल वर्क इज रिक्वायर्ड। उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को सिलेक्ट किया कि ओके दिस 3 पीपल नीड्स टू बी रिक्रूटेड। फिर कलेक्शन ऑफ 1 2 कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? जॉब डेटा ऑन फीचर ऑफ जॉब, रिक्वायर्ड एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे जॉब की क्या क्या फीचर होगी, जो हम एम्प्लॉय रिक्रूट करेंगे उसकी क्या क्वालिफिकेशन होगी, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को हमें रिक्रूट करना है, ये सारा कुछ हम इसमें रिफाइन करते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ हम इसमें बताते हैं। ठीक, कि कितने नंबर ऑफ पीपल चाहिए होंगे हमें और उनकी क्या क्या स्किल सेट होगी। फिर उस हिसाब से हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन के बाद हम जॉब स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। तो these are the 5 steps 1 2 3 4 5 these are the 5 steps related to job analysis procedure। ठीक है, सबसे पहले बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम पोजीशंस को डिफाइन करेंगे, उसके बाद पोजीशन से रिलेटेड जो लोगों को रिक्रूट करना है उसका क्या स्किल्स होगा, क्वालिफिकेशन होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, उसको हम प्रॉपरली डिफाइन करेंगे।
उसके हिसाब से हम जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे एंड देन जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प्स इन जॉब स्पेसिफिकेशन. तो पॉइंट नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. या question number 17. Choose the correct statement. The focus of job analysis is on the individual and not on the job. Job description and job specification are the two sets of data in the job analysis process. कौन सा सही है, कौन सा गलत है? देखिए, जॉब एनालिसिस का फोकस सिर्फ और सिर्फ जॉब में होता है. ठीक है. जॉब एनालिसिस को किसी भी जॉब की एनाटॉमी बोला जाता है, किसी भी जॉब का स्ट्रक्चर बोला जाता है. ठीक है. वो जॉब एनालिसिस से हम सिर्फ जॉब के मतलब किसी भी जॉब में उसका नेचर क्या होगा, क्वालिटीज क्या रिक्वायर्ड होंगी जो वर्कर वो काम को कंप्लीट करेगा. ठीक है. एनवायरमेंटल कंडीशन क्या होगी उस जॉब को कंप्लीट करने में, वो सारा कुछ हम जॉब एनालिसिस में डिसाइड करते हैं. तो जॉब एनालिसिस इज सर्कल्ड ओनली अबाउट जॉब. ठीक है. किसी भी जॉब को करने के लिए क्या क्या उसका स्पेसिफिक टास्क होगा, क्या क्या उसका ऑपरेशन होगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा इस जॉब का, वो सारा कुछ देखता है जॉब एनालिसिस. तो इसका फोकस सिर्फ जॉब पे है. फोकस ऑन इंडिविजुअल किस पे होता है? फोकस ऑन इंडिविजुअल होता है जॉब स्पेसिफिकेशन का. जॉब स्पेसिफिकेशन का जो फोकस होता है वो होता है ऑन इंडिविजुअल. ठीक है. देखते हैं आगे. Job description and job specification are the two sets of data in the job analysis process. देखिए, जो मैंने बताया यहाँ पर मेंशन है, and job description and job specification are the two sets of data in job analysis process. ये भी बिल्कुल सही है. आगे हम लोग देखेंगे कि जॉब एनालिसिस रिफाइन होकर के जॉब डिस्क्रिप्शन बनता है और जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू हमें जॉब स्पेसिफिकेशन हम बनाते हैं. We will see in the next questions. देखते हैं. What are the areas of application of job analysis? ठीक है. जॉब एनालिसिस जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. जॉब एनालिसिस कहाँ कहाँ अप्लाई होता है. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. यस, करेक्ट. रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम ऑब्वियसली क्योंकि ये क्वालिटीज ऑफ वर्कर बताता है और वही क्वालिटीज ऑफ वर्कर रिक्रूटमेंट में हम चेक करेंगे. फिर परफॉर्मेंस एनालिसिस में भी जॉब एनालिसिस का एप्लीकेशन होता है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी क्योंकि जॉब एनालिसिस बताता है कि क्या क्या कैपेबिलिटीज होनी चाहिए वर्कर की, तो उसके अकॉर्डिंग से हम वर्कर का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करते हैं. उसी हिसाब से हम कंपनसेशन मैनेजमेंट भी करते हैं. जॉब डिजाइनिंग एंड जॉब रीडिजाइनिंग में भी जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है. हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट. सो फ्रेंड्स, आई नीड टू साइन ऑफ नाउ.